बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौशरवान ख्वाजा आपके सामने हूँ जी। और आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो आपका जो एडवांस ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज CFAP 6 है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है जी। एक ओरिएंटेशन सेशन आप कह लें, एक समझने वाली बात कह लें किसी एक सब्जेक्ट के बारे में। इस पूरे सेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा या जो हम स्कोप ऑफ द वर्क होगा, जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना है आज के पूरे सेशन के अंदर। सबसे पहले तो जी एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। जी जो आपका एडवांस ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज का जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे यहाँ पे, और उसके बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है। फिर हम इसमें जो दूसरे नंबर पे चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे वो इश्यूज टू अकाउंट फॉर। ये जो इश्यूज टू अकाउंट फॉर है, इसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली चीज़ क्या है। कभी भी जब भी आप किसी चीज को प्लान करते हैं ना, तो जब तक हमें इश्यूज नहीं पता होते तो हम उनको एड्रेस किस तरीके से करना है, तो उस वक्त तक हमारी तैयारी ठीक तरीके से नहीं होती। तो इशू आइडेंटिफिकेशन बड़ी जरूरी है हमें अपने पेपर को पास करने के लिए। अब इन इश्यूज के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, जिसको हम बड़ा फोकस करते हैं, और हमारी उस स्ट्रेटजी का नाम है जी 4 P's। तो ये जो 4 P's हैं, ये क्या होंगे जी, इसको हम किस तरीके से डील करेंगे, ये किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगी और किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट करके खत्म भी करेंगी। और एंड के ऊपर अगर देखते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक जिस तरह हम ISA 320 है, या एक कोई भी एक छोटा सा एरिया हम ले लेंगे, उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक हमारी अप्रोच चलती है, हम किस तरीके से एक प्रैक्टिकलिटीज के साथ चीजों को लिंक करके हम पढ़ रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन से, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन से। जो सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर थोड़ी सी हमारी कंसर्न इस तरीके से है कि ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये कैफ में आपका कैफ 9 हुआ करता था जी, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट के नाम से। ये उसी सब्जेक्ट की एडवांस फॉर्म है। अगर मैं इस सब्जेक्ट को एडवांस फॉर्म पे कन्वर्ट कर लूं तो ये बन जाता है CFAP 6। कुछ एरियाज आपने यहां पे नहीं पढ़े होंगे, कुछ एरियाज आपने यहां पे नहीं पढ़े होंगे। जब उनको भी इसके साथ लिंक कर लिया जाएगा तो फिर आपकी जो टोटल सिलेबस की कवरेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपकी जो बेसिकली 3 जगहों से आपको नॉलेज टेस्टिंग होती है जी। एक आपका वॉल्यूम 1 है जी, एक आपका है वॉल्यूम 2, फिर इसके साथ आपका कोड ऑफ एथिक्स, और फिर आपका एक आता है जी वॉल्यूम 3 या वॉल्यूम 3। ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट का क्या है कि मतलब ये सब्जेक्ट क्यों एडवांस लेवल पे दोबारा पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। पोजीशन इस तरह से होती है कि आप एक प्रैक्टिकलिटीज के अंदर जाते हैं, आप ऑडिट फर्म्स में जाते हैं, ऑडिट फर्म में आप जाके पेपर्स पास करते हैं, फिर आपकी फर्म लाइफ खत्म होती है। देन यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल कैरियर एज अ पार्टनर इन एनी फर्म और एज अ मैनेजर इन एनी फर्म, या इसके अलावा आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपने प्रोफेशन में ही रहना है और प्रोफेशन में रहते हुए आपने अपने प्रोफेशन को परसू करना है, तो आपको ऑडिटिंग की रूह का पता होना चाहिए। और इस चीज के लिए ही ICAP ने दरमियान में 3.5 ईयर्स का आपके लिए ट्रेनिंग पीरियड रखा हुआ है कि आप जाके वहां पे प्रैक्टिकलिटीज को सीखें और फिर उसकी एप्लीकेशन करें। अब मसला कहां पे आता है? मसला वहां पे आता है जब हम चीजों को प्रैक्टिकलिटीज के साथ लिंक नहीं कर पाते। हम लोग ज्वाइन करते हैं ऑडिट फर्म्स को फॉर ऑब्लिगेशन,
ऑफ 3.5 ईयर्स। हम फॉर्म को समझते हैं कि 3.5 ईयर्स हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं। हम जाएंगे फॉर्म के अंदर, टाइम को गुजारेंगे, पेपर पास करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन आई कैप फिर क्या करता है? आई कैप इसके ऊपर आपके ऊपर एक प्रैक्टिकल टेस्ट का इंप्लीकेशन लगा देता है आपके पेपर्स के ऊपर। आई कैप ने क्या किया? आई कैप ने ऑलमोस्ट अदर देन बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट ओपन बुक कर दिए। अब जब सब्जेक्ट ओपन बुक हुआ तो उससे क्या हुआ? आपके जो टेस्टिंग का मैकेनिज्म है वो टोटली ऑल टुगेदर चेंज हो गया। टेस्टिंग का मैकेनिज्म किस तरह से चेंज हो गया? पहले शायद वो आपसे एक रट्टा बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन अब वो एक प्रैक्टिकलिटीज के साथ लिंक करके एक सिनेरियो को पूछता है। वहां पे हमें अपने नॉलेज को सिर्फ बुक के नॉलेज के साथ लिंक नहीं करना होता, बल्कि हमें अपने नॉलेज को ओवरऑल प्रैक्टिकलिटीज के साथ भी लिंक करना होता है। फिर ये एक सब्जेक्ट स्टैंड अलोन सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, मतलब ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको समझने के लिए यू शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन अकाउंटिंग एरियाज एज वेल। तो हमें इस सब्जेक्ट को समझने के लिए अकाउंटिंग इश्यूज के ऊपर भी डिस्कशन करनी पड़ती है। क्योंकि देखें, मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा से एक ही एग्जांपल देता हूं कि जिस बंदे ने एक कोई चीज तैयार की होती है ना, वही उसको असेस कर सकता है बेहतर तरीके से कि उस चीज के अंदर इन्स एंड आउट्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना। तो जिस बंदे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती है, वही बेहतर ओपिनियन उसके ऊपर दे सकता है कि इसके इन्स एंड आउट्स क्या हैं। तो अल्टीमेटली हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स को भी साथ लिंक करना पड़ता है। मतलब ये सब्जेक्ट आप स्टैंड अलोन सिंगल नहीं पढ़ सकते। अगर आपने सब्जेक्ट को पास करना है तो आपको इसको अकाउंटिंग नॉलेज के साथ भी इसको लिंक करना पड़ता है। सो जी, लेट्स स्टार्ट विद ग्रिड, कि हमारी सब्जेक्ट की ग्रिड क्या होगी जी। तो ग्रिड बेसिकली 4 एरियाज के ऊपर उसने इसको लेके चलाया हुआ है जी। नंबर 1 पे उसने किया जी परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट को। दूसरे नंबर पे उसने रखा जी ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन्स। थर्ड स्टेप पे उसने रखा जी इसको अपने रिलेटेड सर्विसेज। और फोर्थ नंबर पे उसने रखा है जी आपका प्रोफेशनल एथिक्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड करंट डेवलपमेंट। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं कि ओवरऑल हमारा इसमें ग्रिड लाइन को किस तरीके से हम कवर करेंगे। अच्छा, ग्रिड लाइन तो 4 हिस्सों में तकसीम की गई है जी। ऑडिट को परफॉर्म करना, ऑडिट के ऊपर ओपिनियन देना, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड प्रोफेशनल एथिक्स को लेके चलो जी। अब अगर मैं इसको फर्दर रीडिफाइन करूं तो मैं इसको किस तरह से रीडिफाइन करूंगा? मेरी अगर डेफिनेशन हो तो इसमें 2 हिस्से हैं जी, एक 1, 2 एंड 3 है जी, और दूसरा आपका 3 एंड 4, सॉरी 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, और दूसरी ग्रिड आपकी बनती है 3 एंड 4। अच्छा, ये 1, 2 एंड 4 की ग्रिड है आपकी, ये आपकी रीजनेबल एश्योरेंस में जाती है। और जो आपकी 3 एंड 4 की ग्रिड है, ये आपकी जाती है आपकी लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्लिग नो एश्योरेंस। ठीक है जी। अब बेसिकली ये जो 1, 2 एंड 4 का क्राइटेरिया है, ये आपका वॉल्यूम 1, ये वाला एरिया कोड ऑफ एथिक्स, और वॉल्यूम 3
इन 3 एरियाज में से आपका ये एरिया कंप्लीट होगा। और अगर मैं बात करूं आपके जो 3 और 4 की कैटेगरी है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, वो कोड ऑफ एथिक्स के साथ लिंक होकर आपकी वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 में से कवर हो रही होंगी। तो अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं तो वॉल्यूम 1 जो है वो सपोर्टेड बाय है आपका कोड ऑफ एथिक्स के साथ, वॉल्यूम 3 के साथ और आपके करंट डेवलपमेंट के साथ। और अगर मैं वॉल्यूम 2 की बात करूं तो वॉल्यूम 2 आपका इसके वॉल्यूम 2 भी इन 2 एरिया के साथ जाके दोबारा लिंक होता है। अच्छा, अब जो मेन प्राइम फोकस है, जो आपका एरिया के अंदर सबसे ज्यादा पेपर आने के चांस है, उसकी ग्रेड को भी साथ साथ नोट कर लेते हैं जी। तो परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट के ऊपर आपका 45 से 55 मार्क्स का पेपर आता है। ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन में से 15 से 20 मार्क्स की ग्रेड लाइन बनती है। अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट 20 से 25 पे हैं और प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स का जो एरिया वो 10 से 15 नंबर का है। अगर इसको फर्दर आप देखें तो की रिस्क एरियाज आपके आइडेंटिफाई होते हैं। ये एरिया और ये एरिया। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो आपका 70 to 80 मार्क्स का पेपर इन 3 एरियाज में से कवर होता है। और इसमें से अगर मैं सिंपल दूसरे अल्फाज में बात करूं तो ये जो 2 एरियाज हैं, ये आपका तकरीबन वॉल्यूम 1 कवर करता है जी। कौन सा एरिया कवर करता है जी? वॉल्यूम 1। तो यहां से आपको अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का पेपर बनता है जी? तकरीबन 70 to 75 मार्क्स का पेपर आपका इन पहले 2 ग्रेड में से कवर होता है। अभी ये तो एक जेनेरिक हमारी डिस्कशन थी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आगे दूसरे नंबर पे जो हम पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो जी इश्यूज टू अकाउंट फॉर, कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उसको किस तरीके से हम डील करेंगे विद आवर 4P स्ट्रेटजीज। ये अब डिस्कशन हमारी होने लगी जी कि इश्यूज क्या आते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशंस, हमें किस किस्म के मसाइल पेश होते हैं जिसको हमने अकाउंट फॉर करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जी लैक ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज क्या होता है जी? नॉलेज इज इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंटिंग इश्यूज, करंट डेवलपमेंट्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन और आपका प्रैक्टिकलिटीज के साथ उसकी लिंकिंग। देखिए, नॉलेज हर पर्सन के पास होता है, हर पर्सन उसको जानता होता है कि उसको उसने किस तरीके से करना है। लेकिन इशू कहां पे आता है? अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर इंपेयरमेंट का रिस्क होता है, मुझे पता है कि इन्वेंट्री के अंदर एनआरवी का रिस्क होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट के अंदर रिकवरेबिलिटी का रिस्क होता है, अकाउंट रिसीवेबल या आपके ट्रेड डेट्स होते हैं उसके अंदर भी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का रिस्क होता है। तो अल्टीमेटली वी नो द रिस्क, वी नो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट, बट वी डोंट नो हाउ टू लिंक दिस रिक्वायरमेंट विद द ऑडिटिंग इश्यूज। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ जाके लिंक किसे कैसे करना है। नॉलेज की बिल्डिंग करते वक्त सिर्फ बुकिश नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ भी चीजों को लिंक करना पड़ता है। तो ये लिंकिंग किस तरीके से की जाती है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट इश्यू आइडेंटिफिकेशन है। दूसरे नंबर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जी कि विच बुक टू यूज, कौन सी बुक को इस्तेमाल किया जाए। क्या आई कैप की जो अपनी सप्लीमेंट है, एग्जाम सप्लीमेंट, क्या उसको यूज करना चाहिए, या मार्केट में कुछ बुक्स अगर अवेलेबल है तो क्या उनको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेटा लेट मी क्लियर वन थिंग हियर, दिस इज ओपन बुक एग्जाम्स। अगर आपको बुक ओरिजिनल स्टैंडर्ड यूज करना नहीं आते, आपको ओरिजिनल बुक के साथ अपनी इश्यूज को लिंक करना नहीं आता, देन देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप पेपर में पास हो जाएंगे। ओपन बुक है तो आपको क्रैमिंग कुछ नहीं करनी, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है एरियाज की। अब अंडरस्टैंडिंग एरियाज के ऊपर किस तरह से ली जाती है, जब तक आपके सामने एक बेयर एक्ट नहीं पड़ा होगा, आपके सामने एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पड़े होंगे, तो आप उस चीज के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते। तो यहां पे ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूं, जो रेलेवेंट हमारे लिए बुक सिलेक्शन है, दिस
इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वहां से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, और हम इंशाल्लाह अपनी तैयारी को इस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के जो वॉल्यूम्स हैं एक्चुअल, उनमें से ही तैयारी करते हैं। क्यों? आपने पेपर में बैठ के ओपन बुक को यूज करना है, तो आपकी बुक रीडिंग स्ट्रेटजीज भी डेवलप होंगी। यहां पे देखें, अभी जस्ट इशू है, इस इशू को एड्रेस किस तरह से करना है, दैट इज 4P स्ट्रेटजीज। तो अभी मैं जो चीजें बता रहा हूं, जस्ट आपको एक इशू बता रहा हूं। फिर आगे इशू आता है टाइम मैनेजमेंट का। आप सारे लोग फर्म लाइफ के अंदर हैं जी, जिन लोगों के आर्टिकल्स खत्म हो चुके हैं, या वो जॉब्स कर रहे हैं या वो बिजनेसेस कर रहे होंगे अपने। टाइम पेपर के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। 9 to 6 की रूटीन है, तो सम टाइम आपकी लेट सिटिंग्स हो रही होती हैं फर्म के अंदर। आपका अगर बिजनेस है तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स को फुलफिल करना होता है, आपने उसको टाइम देना होता है। तो अल्टीमेटली ऑन एवरेज आप 9 से 10 बजे डेली शाम को फ्री होते हैं या रात को फ्री होते हैं। आने के बाद खाना खाएंगे, कुछ गपशप करेंगे, फेसबुक यूज करेंगे, कुछ ईमेल्स देखेंगे, व्हाट्सएप के स्टेटसेस देखेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि रात 11:30 हो गए। अब पेपर की तैयारी भी करनी है, पेपर को 6 महीने रह गए टोटल होने में। तो हम सोचते हैं कि आप क्या करें, तैयारी तो नहीं हो सकती। हम कहते हैं चलो यार एक काम करते हैं, आज मैं बुक ओपन करता हूँ और बुक ओपन करके ना पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैंने को आधा घंटा पढ़ना शुरू किया तो मुझे नींद आ गई। वैसे जैसे हमें पता ही है कि नींद अगर ना आ रही हो तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, आप जाके बुक को उठा लें। जैसे ही आप बुक उठाएंगे नींद आएगी, आप सो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम सो जाते हैं, हम तैयारी नहीं कर पाते। तो लिमिटेड टाइम को किस तरीके से बेटर यूटिलाइज करना है, ये इशू हमारा आता है जी टाइम मैनेजमेंट का। इसको हम कवर करेंगे अपने 4P स्ट्रेटजीज के साथ जाके। फिर आगे इशू आता है लिंकिंग ऑफ एरियाज। ऑडिट में कोई चीज भी स्टैंड लोन सिंगल नहीं पूछी जाती, आपको 2 से 3 एरियाज को मिक्स किया जाएगा और वहां से आपको एक क्वेश्चन या सिनेरियो दे दिया जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लूं कि फेयर वैल्यूएशन अगर एंटिटी ने करवाई है आपने फिक्स एसेट्स की या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की या ग्रेचुटी की वैल्यूएशन करवा ली है अपनी, सो देयर इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वी नो ऑल कि ये वैल्यूएशन करना या ग्रेचुटी की वैल्यूएशन करना ऑडिटर का काम नहीं होता, ये एक्सपर्ट का काम है। अब जाहिर बात है अगर वहां पे मैनेजमेंट का एक्सपर्ट उस काम को कर रहा है तो फिर हमें भी अपने एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल छोटी सी बात ही है कि 2-3 एरियाज मिक्स होंगे, यानी कि यहां पे आपको ऑडिट एक्सपर्ट को भी जेन में रखना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट को भी जेन में रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकलिटीज के साथ भी लिंक करना पड़ेगा, आपको आईपीएस के ऊपर प्रोसीजर्स भी डिजाइन करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली लिंकिंग ऑफ एरिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें आई कैप का, तो आपको वहां पे एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट नजर आएगी, वो ये है कि आई कैप हमेशा चीजों को लिंक करके आपसे पूछता है और उसके ऊपर आपसे कहता है कि आप इसके ऊपर अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी बता दें जी, ऑडिट प्लानिंग कर दें, क्या करेंगे आप इसको, किस तरीके से डील करेंगे, इन चीजों के बारे में वो डिस्कशन यहां पे करता है। फिर इन सारे इश्यूज के बाद हम वही बात है, हम सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं, हमें थ्योरी को प्रैक्टिकली लिंक करना नहीं आता। तो प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा इशू आता है जी हमारा, कि हम प्रैक्टिस को किस तरीके से करें और उस तरीके से हम करके अपने सब्जेक्ट को पास करें। और एंड पे आती हैं आपकी एग्जाम टेक्निक्स, के पेपर में बैठे हुए आपने किस तरीके से चीजों को लेकर चलना होता है। अच्छा, लेट्स डिस्कस विद द स्ट्रेटजीज। 4P, व्हाट इज 4P? 4P के ऊपर काफी क्वेश्चंस भी होते हैं जी कि 4Ps हैं क्या। तो 4Ps के बारे में हम एक डिस्कशन कर लेते हैं जी। अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं जी वो स्टेप 3 है हमारा, स्ट्रेटजी, जिसको हम कहते हैं 4P स्ट्रेटजीज।
तो मैंने इसको एक क्लॉक की शक्ल बना दिया आपके सामने। स्टार्ट अप आपने लेना है प्लानिंग से, कि सब्जेक्ट को प्लान करते वक्त किन चीजों को ज़हन में रखना है हमने। फिर आपने इस प्लानिंग को कन्वर्ट करना है प्रिपरेशंस के अंदर। जब आप अपनी तैयारी किस तरीके से करेंगे, सब्जेक्ट को तैयार किस तरीके से करेंगे, जब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपने पेपर को पास किस तरह से करना है। तो अल्टीमेटली ये सर्कल के अंदर चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। देखिए यहां पे सर्कल, जहां पे आपका क्लॉक कंप्लीट हो जाता है, आगे दोबारा मैंने क्यों कर दिया यहां पे, क्यों? अगर खुदा ना खास्ता अगर आप फेल हो जाएंगे और आप फिर इस रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर खुदा ना खास्ता फेल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको इस सर्कल के अंदर ही चलना पड़ता है। अब प्लानिंग सब्जेक्ट की है क्या, मतलब हम स्टार्ट करते वक्त सब्जेक्ट को किस तरीके से प्लान करना चाहिए हमें। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्रिड लाइन बताई थी कि सब्जेक्ट की ग्रिड लाइन को आपने फॉलो करना होता है। तो प्लानिंग के अंदर आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर कोर्स आउटलाइन क्या है, कौन कौन से एरियाज मौजूद हैं, हर एरिया की वेटेजेस क्या हैं, और आई कैप ने जो टेस्टिंग करनी है उसका लेवल क्या है। क्योंकि आई कैप की टेस्टिंग के 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 3 हाईली डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वहां से टेस्टिंग हाईली डिफिकल्ट होगी। लेवल 2 से मीडियम टर्म की आपकी टेस्टिंग होती है, और लेवल 1 आपके नॉर्मल जो आप बिल्कुल सिंपल जैसे कहें उस तरह की डिस्कशन होती है। तो ग्रिड लाइन को आपने डिवाइड करना है बिटवीन द हाई रिस्क एरियाज मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क। जब प्लानिंग करते हैं तो आपने जब ग्रिड लाइन को पढ़ लेना है तो आपको अपने एरियाज को प्लान करना पड़ता है कि मैंने किन एरियाज को हाई रिस्क कैटेगरी में रखना है, किन को मीडियम रिस्क में रखना है, और किन को मैंने लो रिस्क कैटेगरी के अंदर लेकर जाना है। अब इसकी कैटेगराइजेशन के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। पास्ट ट्रेंड अगर देखा जाए तो जो आईजा 700 सीरीज है, यानी आई कैप की जो ये बुक होती है, इसके आगे फिर स्टैंडर्ड्स है, जिसमें आपको कैफ लेवल में आपको पता ही होगा कि 700 सीरीज ऑडिट रिपोर्टिंग के बारे में, 500 सीरीज आपकी परफॉर्मेंस के बारे में है, 200 एंड 300 सीरीज आपकी प्लानिंग के बारे में है, और इन सारे फैक्टर्स के ऊपर आपकी कोड ऑफ एथिक्स और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी फुलफिल हो रही होती हैं। तो जो 700 सीरीज है और 500 सीरीज अलॉन्ग विद 600 सीरीज, ये आपके हाई रिस्क एरियाज में आते हैं। यानी कि यहां से पेपर के आने के चांस उस ग्रिड लाइन में, परफॉर्मेंस वाली ग्रिड लाइन 70 मार्क्स में से मेरे मुताबिक इन 3 आपके एरियाज में से 40 to 50 मार्क्स का कंफर्म पेपर आता ही आता है। इन 3 एरिया में से तकरीबन 50 मार्क्स का पेपर आपका लाजमी डेवलप हुआ होता है। और अगर मैं मीडियम रिस्क की बात करूं तो मीडियम रिस्क के अंदर आपके 300 सीरीज आती है जी, और 200 सीरीज आती है, फिर इस तरह कुछ 800 सीरीज है। ये 3 आपकी मीडियम रिस्क कैटेगरी में आते हैं, बल्कि 800 को भी यहां पे आप अकाउंट फॉर ना करें। जो आपकी 300 एंड 200 सीरीज है, यानी कि आपकी प्लानिंग वाले एरियाज हैं, आपके ऑडिट की प्लानिंग और स्ट्रेटजीज डेवलप करने वाले एरियाज हैं, वहां से मीडियम रिस्क क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। मतलब मीडियम से मुराद यह है कि सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर हमारे वो एरियाज होने चाहिए। और फिर एंड पे आते हैं आपके लो रिस्क वाले एरियाज। लो रिस्क 800 सीरीज सम लो रिस्क में आ जाती है, 400 सीरीज आपकी उसमें 402 और 450 वगैरह ऐसी चीजें वो आ जाती हैं आपकी, और IPN 1000 वगैरह ये आपके लो रिस्क कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज हो जाते हैं। अब देखें फोकस फिर क्या है। फोकस है कि हाई रिस्क एरियाज को पहले कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि जब मैं हाई रिस्क को कवर कर लूंगा देन इट्स मीन कि मैंने 50 मार्क्स को सिक्योर कर लिया है। जब मीडियम रिस्क है, इसमें कोई मेरे मुताबिक कोई 10 से 12 नंबर का पेपर यहां से आ सकता है, और जो लो रिस्क है इसमें से 5 से 10 नंबर का पेपर आने के चांस होते हैं।
तो देखें ये जो आपकी ग्रिड लाइन मैंने बनाई थी, ग्रिड लाइन के अंदर जो कैटेगराइजेशन थी, ये आपकी जो पहली दो कैटेगरीज बनती हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ये उस एरिया को मैंने यहां पे आपके सामने लिस्ट डाउन कर दिया है। अब मैंने मार्क्स को डिवाइड कर दिया है कि पहले 50 नंबर पे फोकस करना है, फिर दूसरे नंबर पे 10 से 12 नंबर पे फोकस करना है, और एंड के ऊपर जो फोकस करना है वो इन एरियाज पे फोकस करना है। तो यहां से जो आपके पेपर है इसकी तकरीबन 65 to 70 मार्क्स आपके कवर होते हैं। 65 to 70 मार्क्स की अभी तक हमने डिस्कशन की है। फिर इसी के साथ हाई रिस्क एरिया के अंदर आप एक और रिस्क एरिया ऐड कर लें जी, वो एक अलग है जी, कोड ऑफ एथिक्स। तो अगर मैं कोड ऑफ एथिक्स को भी इधर ऐड कर लूं और वो प्रोफेशनल एरिया, तो उसमें से 15 नंबर हैं जी, तो यहां पे 60 मार्क्स हो जाएंगे आपके, 60 to 65। तो ये आपकी ग्रेड बन जाएगी 75 to 80 मार्क्स की। फिर पीछे जो आखिरी एरिया रह जाता है आपका, वो आपका वॉल्यूम बी है जी। वॉल्यूम बी, तो वॉल्यूम बी को भी आप मीडियम के साथ ही लिंक कर लें जी, और इसको कंक्लूड कर लें। तो ये हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क एरियाज की कैटेगराइजेशन है। इस तरीके से हमने इन चीजों को लेके चलना होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हम 500 सीरीज से स्टार्ट करेंगे जी, 700 सीरीज को लिंक करेंगे 600 सीरीज के साथ, और इन सारे फैक्टर की बेसिस के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स को साथ साथ हम लेके चल रहे होंगे। दूसरे नंबर पे हम अपनी 300 सीरीज, 200 सीरीज और वॉल्यूम बी वाले एरियाज देख रहे होंगे। वॉल्यूम बी में जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे। मतलब यानी कि इन एरियाज को कंप्लीट करने के बाद जो दूसरी प्राइम फोकस चला जाएगा वो चला जाएगा वॉल्यूम बी के ऊपर। वॉल्यूम बी पे क्यों चला जाएगा जी? क्योंकि दिस इज न्यू फॉर यू। 300 सीरीज, 200 सीरीज आपने ऑलरेडी की हुई है, इसमें कोई खास कैफ लेवल से, कैफ लेवल में आपकी थ्योरेटिकल टेस्टिंग थी, यहां पे प्रैक्टिकल टेस्टिंग होगी। तो 300 सीरीज एंड 200 सीरीज ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, तो यहां पे फोकस मेरा थोड़ा कम होगा, फोकस हमारा वॉल्यूम बी पे ज्यादा होगा, क्योंकि ये नए एरियाज हैं जिनको ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ नहीं है। तो वॉल्यूम बी दूसरे नंबर पे हम लेके चलेंगे। तीसरे नंबर पे हम 800 सीरीज, 400 सीरीज और IPN 1000 को लेके चलेंगे। क्यों? हालांकि लो रिस्क एरियाज मैंने इनको कैटेगराइज किया है, इसलिए लेके चलेंगे। दीज एरियाज आर आल्सो न्यू फॉर यू, आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा हुआ नहीं है। और एंड वाले जो एरियाज होंगे वो 300 एंड 200 सीरीज होगी। अगर टाइम मिला, जितना टाइम मिला उस हिसाब से हम इसको मैनेज कर लेंगे। ये प्लानिंग है जी। देखिए मैंने आपके सामने, देखें अगर आपके सामने मैं ग्रिड लाइन को इस तरह बाइफरकेट कर रहा हूं, अब देखें होता क्या है, आप वही बात, टाइम कम होता है, आप क्या करते हैं, आप आते हैं, बुक ओपन करते हैं, बुक ओपन करके कोई भी स्टैंडर्ड ओपन किया, पढ़ना शुरू कर दिया। यू नेवर नो कि उस स्टैंडर्ड में से कोई आज तक क्वेश्चन आया है या नहीं आया। क्यों? आप लोगों ने बस अपनी वो एक टाइम पूरा करना है, आधे घंटे का आपने पढ़ना है। तो बेटा अगर वही मैं आधा घंटा अगर मैं अच्छे तरीके से प्लानिंग पे लगा लूंगा, तो जो मेरे आगे 3 to 4 मंथ्स हैं वो मेरे अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग सब्जेक्ट की बहुत जरूरी है पेपर को पास करने के लिए। फिर इसमें जो अगला एरिया आता है, ये तो आपके ग्रेड लाइन आ गई जी आपकी। अगर हम बात करेंगे हम प्लानिंग के अंदर जो एरियाज हमारे आएंगे वो क्या क्या है जी? ग्रेड लाइन, हाई, मीडियम एंड लो रिस्क एरियाज, स्टडी मटेरियल सिलेक्शन, कि किस जगह से तैयार करना है, कौन कौन सी चीजों को आपके सामने रखना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने कौन कौन से तैयार करने हैं जी, ये आपके प्लानिंग के अंदर एरियाज कवर होते हैं जी। जब आपने सब्जेक्ट प्लान करना है तो ग्रिड लाइन से आपने चलना है जी।
उस ग्रिड लाइन को हाई, मीडियम एंड लो रिस्क कैटेगराइजेशन के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया उसमें कन्वर्ट करना है। स्टडी सपोर्ट मटेरियल आपके होंगे जी आइजाज, पास्ट पेपर्स, फुल पास्ट पेपर। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपने टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स पे नहीं जाना, क्योंकि टॉपिक वाइज तो मुझे पता है कि कहां से आंसर करना है, तो मैं फौरी तौर पे सिलेक्शन करता हूं और मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो आपने पास्ट पेपर लेने हैं, फुल पास्ट पेपर्स लेने हैं आपने, ठीक है जी। आइजा स्टैंडर्ड्स आपने लेने हैं, तो ओरिजिनल आइजा स्टैंडर्ड्स आपने लेने हैं। फिर आपने अपने आइज हो गई जी, पास फुल पास पेपर हो गया आपके, और फिर कुछ आपकी आई कैप की जो टेक्निकल रिलीजेज हैं, सर्कुलर्स हैं एंड अदर मटेरियल, वो भी आपके पास पूरा होना चाहिए, ठीक है जी। कुछ आई कैप की सर्कुलर्स हैं, टीआर हैं, इसमें अभी इस दफ़ा भी एक जो 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन था वो सर्कुलर में से आया हुआ था, तो ये भी इसकी डिस्कशन भी होती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से आपने तैयारी करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जी, वो आपका IS2 है जी, 10, 12, 16, 36, 38 एंड 40 का ले लिया। ये कुछ एरियाज हैं अकाउंटिंग नॉलेजेस के जो आपके यहाँ पे टेस्ट होते हैं। कुछ IFRS भी हैं जी, IFRS 15 एंड 16, ये दो एरियाज भी साथ इसके टेस्ट होते हैं, मतलब IFRS 15-16 के ऊपर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो प्लानिंग का एरिया हमारा जनाब इस तरह से कंप्लीट होता है। अच्छा, ये अब हम जाने लगे जी प्रिपरेशंस के ऊपर कि आपने प्रिपरेशन करनी किस तरीके से, आपने लेकर चीजों को किस तरह से चलना होना है। देखिए, ओपन बुक एग्जाम है, आपने इस लिहाज से सोचना है, ठीक है जी। सबसे पहला आपको जो काम है जी, आपको स्टैंडर्ड्स का नाम आना चाहिए। विद नंबर। मैं एग्जांपल देता हूं जी, आइजा 320 मटेरियलिटी के बारे में, 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। 500 ऑडिट एविडेंस के बारे में है, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में है, 530 सैम्पलिंग के बारे में है, 550 आपका रिलेटेड पार्टी के बारे में है। देखें, मैंने नाम बाय नेम नंबर क्यों याद की हुई चीजें, मैं आपको रीजन बताता हूं। ये जो अक्सर बच्चे अपनी बुक पकड़ी होती है उसके ऊपर टैग्स लगाए होते हैं, तो टैग्स की जरूरत नहीं होगी बेटा इस वक्त के अंदर। आपको क्यों नहीं जरूरत होगी जी? आप अल्फा, आप न्यूमेरिकली उसको देख लेंगे, पेज नंबर खोलेंगे, वो नीचे से देखते जाएंगे, अच्छा यहाँ पे 320, यहाँ पे इस पेज पे मैंने जाना है। वो टैग्स का बेनिफिट वहां पे कोई नहीं होता पेपर में बैठे हुए, वो आपका टाइम वेस्टेज ही होती है। वो जो आपने पढ़ना होता है वो टैग्स लगाने में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो आपको बाय नेम एंड नंबर स्टैंडर्ड्स का नाम आना चाहिए जी। 600 किस चीज के बारे में है, 700 किसके बारे में है, 701 किसके बारे में है, 705 किस चीज के बारे में डिस्कशन करता है। जब आप ये कर लेंगे तो आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक पे जानना आसान होगा, आपके लिए वो मुश्किल नहीं होगा। फिर दूसरे नंबर पे जो इशू आता है आपका बुक रीडिंग। बुक रीडिंग हम करते हैं, पेज ओपन किया, पढ़ना शुरू कर दिया ऊपर से नीचे तक और आगे चलते गए। बेटा, बुक रीडिंग स्ट्रेटजी बनाना बड़ी जरूरी है। तो बुक रीडिंग स्ट्रेटजी है क्या चीज? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड का नाम क्या है विद नंबर। फिर आपको यह पता होना चाहिए जो एरिया आप शुरू करने जा रहे हैं उसका इंडेक्स क्या कहता है जी। आप स्टार्ट कहां से लेंगे जी? इंडेक्स से। मैं इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं जो मेरी अपनी अटेम्प्ट आई थी, उसके अंदर जो इश्यूज थे वो बुक में से इजीली एड्रेस हो सकते थे। अब मेरी अप्रोच क्या होती थी कि मैं शुरू से ही ना इंडेक्स से शुरू करता था, इसमें टॉपिक कौन से कवर्ड हुए हुए हैं टोटल पेपर में बैठे हुए। लिटरली मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने पिछले जो अभी बैच हमने कंप्लीट किया उसके अंदर मैंने बच्चों को 75 मार्क्स का पेपर बुक में से ही निकाल के दिया है। 75 मार्क्स का पेपर बुक में से निकाल के दिया है प्रीवियस अटेम्प्ट, दो साल पुरानी अटेम्प्ट थी, लेकिन 75 मार्क्स का पूरा पेपर मैंने उनको मार्क कराया जी। ये देखें, ये एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ, आपने यहाँ से में आंसर कर सकते हैं, इसको यहाँ से आंसर कर सकते हैं। अब उसमें हुआ क्या? अब उसमें पहली दफा IPN 1000 टेस्ट हुआ। अब किसी को पता भी नहीं था कि उस स्टैंडर्ड से पेपर आता है। अब मैं वहां पे दो ऑप्शन होती थी, या तो मैं पैनिक क्रिएट करता और मैं वैनिश हो जाता। जारी बात, अब 15 नंबर का सवाल था,
अगर वो गलत हो जाता तो अच्छे खासे मार्क्स आप कट जाने थे। लेकिन मैंने पैनिक नहीं किया, मैंने IPN 1000 को ओपन किया, उसके मैंने ग्रिड लाइन इंडेक्स को पढ़ना शुरू किया। इंडेक्स में जाके मुझे सेम एज इट इज हेडिंग मिल गई जो उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर यूज की थी। मैं डायरेक्ट वहां पे गया, ऑडिट प्लानिंग देखी, प्रोसीजर्स देखे, कॉपी पेस्ट किया और मैं लिख के आ गया। तो बेटा जब भी बुक रीडिंग करते हैं तो आपने सबसे पहले इंडेक्स से स्टार्ट करना होता है कि इंडेक्स है क्या चीज, इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस हुए हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर में किस किस किस्म के प्रोसीजर डिस्कस हो रहे हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है नहीं लेनी, किसी एरिया के ऊपर रिपोर्टिंग के साथ लिंक करना है नहीं करना, उसने इंडेक्स में आपको पूरे स्टैंडर्ड की समरी बताई होती है। तो इंडेक्स से स्टार्ट करें हमेशा। ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हाउ मच टाइम वी शुड स्पेंड ऑन रीडिंग द स्टैंडर्ड। जो टाइम देना है किसी भी स्टैंडर्ड को, अभी मैं आपसे कहूंगा तो आप लोगों को शायद लगेगा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है और ये आसानी से हो सकता है। अच्छा टाइम क्या है जी? अब मेरे मुताबिक एवरेज टाइम इसका 30 to 35 मिनट्स है किसी एक स्टैंडर्ड के लिए। मैक्सिमम आपने 35 मिनट से ज्यादा किसी स्टैंडर्ड को शुरू में नहीं पढ़ना। फिर जब दूसरी रीडिंग करेंगे तो आपका ये टाइम 20 to 25 मिनट्स पे आना चाहिए, और जब आप तीसरी रिवीजन करेंगे तो आपका ये टाइम 10 से 12 मिनट के ऊपर आना चाहिए, या हार्डली इससे भी कम पे आना चाहिए। क्यों? हम वही बात है, प्रैक्टिकलिटी के साथ लिंक ही नहीं करते, खाली थ्योरी पढ़ते रहते हैं और 10-10 दफा एक लाइन को पढ़ते हैं, और हम क्रैम करने की कोशिश करते हैं। तो क्रैमिंग नहीं करनी। तो सबसे पहला प्रिपरेशन के अंदर क्या है जी? नो क्रैमिंग। ये क्रैमिंग का कॉन्सेप्ट आपने यहां पे लिंक करना है। ठीक है जी। टाइम आपने कितना देना जी? 30 to 35 मिनट्स का। और अगर आप इससे ज्यादा टाइम दे रहे हैं मींस यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन इन इनइफेक्टिव मैनर। अल्टीमेटली आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू एंड पे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये तो चीजें ठीक है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें एक और चीज होती है। अब देखें, ओपन बुक सामने पड़ी है, मैंने ओपन किया, मैंने यहां से देखना शुरू किया, अच्छा ये यहां से लिखना है, यहां से लिखना है, यहां से लिखना है। अगर मैं देखें मेरी प्रैक्टिस कम होगी तो मैं कोई भी चीज लिखना शुरू करूंगा तो मैं पहले एक लफ्ज देखूंगा, फिर मैं लिखूंगा, फिर दूसरा लफ्ज देखूंगा, मैं फिर लिखूंगा, तीसरा लफ्ज देखूंगा, फिर लिखूंगा। तो अल्टीमेटली मेरे से पेपर में बैठ के टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। अच्छा जी, आप प्रिपरेशन करते हो तो और क्या चीजें आपको देखनी पड़ती हैं जी, वो देखेगा जी। राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है? अपनी आदत बनाएं किसी एक पेज को देखकर लिखने की हर दूसरे दिन, मतलब हर एक दिन छोड़ के एक दिन आप ओपन बुक, अपने सामने बुक ओपन करें, इधर से आप पढ़ना शुरू करें और साथ साथ लिखना शुरू करें। शुरू में आपको टाइम लगेगा 20 से 25 मिनट। ठीक है जी। और जब प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जब आप अप टू द मार्क हो जाएंगे, तो ये टाइम हो जाएगा 10 मिनट का, और आपने एक पेज को 10 मिनट में लिखना होगा। ठीक है जी, क्लियर होगी यहां तक बात आप लोगों को जी? लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस स्ट्रेटजी। ये हमारे क्लॉक में यहां पे आ रही है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस किस तरीके से हम कर रहे होंगे क्लास में, हम किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे होंगे, इस चीज की डिस्कशन छोटी सी कर लेते हैं। अब जो एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डायरेक्टली बुक में से लिखने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने 2-3 स्टैंडर्ड्स में से मिक्स करके लिखने होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जिस तरह रिस्क असेसमेंट का एरिया है, वहां पे आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखना पड़ता है, साथ उसको भी साथ लिंक करने की जरूरत होती है। उसके अंदर रहते हुए फर्दर फैक्टर्स भी हमारे कंसीडर करने होते हैं जब भी हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे कि पेपर में सवालात किस किस्म के आते हैं और उनको किस तरीके से डील करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस स्ट्रेटजी कि प्रैक्टिस किस तरीके से हम कर रहे होंगे। जो आपका फर्स्ट एरिया है और लास्ट एरिया है, ये दोनों को रिलेटेड हैं, को लिंक्ड हैं। अगर हमने रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या हमने किसी एरिया के ऊपर प्रोसीजर्स को लिखना है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस एरिया में है क्या क्या चीजें।
तो अगर फॉर एग्जांपल इसका सोल्यूशन फिर क्या होगा? सोल्यूशन ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी एंटिटी की पड़े हो, किसी लिस्टेड एंटिटी की पड़े हो, जिसमें हर एरिया अच्छे तरीके से कवर हो रहा हो। आप उसकी कैप्शन बाय कैप्शन आइटम्स को पकड़ें, उसकी फेस पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखा हुआ उसको देखें, उसको देखने के साथ आप उसको लिंक करें उसके एस्टिमेट्स के साथ, उसके जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसके साथ, और जो उसका सब नोट बना हुआ है उसके साथ। और फिर वहां पे इन सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए आप एक इंफॉर्मेशन रिक्विजिशन बनाना शुरू करें कि अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एरिया पे काम कर रहे होते तो आप किन किन चीजों को अकाउंट फॉर कर रहे होते, या क्लाइंट से आप क्या क्या चीजें लेते। इससे एडवांटेज क्या होगा? देखिए, दो तरह के एडवांटेज हैं। एक तो जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं उस एरिया के, वो आपको बेहतर समझ आ जाएंगे। दूसरा, जब रिस्क असेसमेंट के सवालात करते हैं तो वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट से लेंगे किस किस्म की, आप वो ड्राफ्ट करें। तो आपकी अल्टीमेटली रिस्क असेसमेंट प्लस जो अदर प्रोसीजर्स के एरियाज होते हैं वो यहां पे बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे जो इशू आता है वो ये था कि हम लोग कोशिश करते हैं टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स को पढ़ने की। अब अगर मैंने 500 सीरीज अभी कंप्लीट की है, या मैंने 500 500 कंप्लीट किया है और साथ ही मैंने उसका पास्ट पेपर पकड़ लिया है, तो देयर इज नो लर्निंग फॉर मी। क्यों? मुझे पता है कि मैंने 500 ही पढ़ा है और 500 में से ही मैंने आंसर करना है। वहां पे आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की आदत भूल जाती है। और इस तरह के पेपर में, जो ऑडिट का पेपर है, इस तरह के पेपर में ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी होती है पेपर को पास करने के लिए। इसलिए हमारी अप्रोच क्या होती है कि एक दफा कुछ रिस्क एरियाज को कंप्लीट कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, हाई रिस्क एरियाज को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पूरा पास्ट पेपर्स पकड़ते हैं और वहां से क्वेश्चंस को पिक करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस स्टैंडर्ड में से आंसर करना है, किस पैरा में से आंसर करना है और किस तरीके से इसका आंसर प्लान करना है। तो फुल पास्ट पेपर पढ़ने से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला एरिया जिंदा रहता है और आप पेपर में बैठे हुए सोच समझ के खुद अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। देखिए, पेपर में आपके पास एक फाइनल शीट आनी है पेपर की, वहां पे आपको टॉपिक वाइज किसी ने एरिया नहीं पूछना, या उसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में किसी ने ये नहीं लिखा होना कि ये एज अ 500 में से आप आंसर करें, ये 700 सीरीज में से आप आंसर करें। यू हैव टू प्लान योर आंसर बाय योरसेल्फ। वो कहते हैं डिस्कस द इशू, प्लान योर अप्रोच, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब वहां पे कहीं नहीं लिखा होता कि ये आज 500 है, आज 600 है, आज 700 है। तो आपने पूरा पास पेपर लेना है और उसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसकी हम आप क्लास में पूरी एक प्रैक्टिस स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू है, इस सब्जेक्ट में एक चीजें चलती किस तरीके से, अभी तो ओवरव्यू है। जब हम एक्चुअली जब क्लास चलेगी आगे, अगले लेक्चर्स हमारे आएंगे, तो हम उसमें जाके देखेंगे कि ये एक्चुअली प्रैक्टिकलिटीज के साथ लिंक किस तरह से होता है, ये पॉसिबल किस तरह से है। शायद अभी आप लोगों को लग रहा हो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज इसकी क्या होंगी ये हम आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। फिर थर्ड नंबर पे है जी लिंक क्वेश्चन विद मल्टीपल इश्यूज। नॉर्मली होता क्या है, आपने स्टैंडर्ड्स पढ़े होते हैं स्टैंड लोन, हर एक स्टैंडर्ड का दूसरे स्टैंडर्ड के साथ कोरिलेशन होता है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बात की थी, आईज 500 आपका आईज 620 के साथ भी लिंक्ड है, आईज 500 बाकी एरियाज के साथ भी लिंक्ड होता है आपका। अगर मैं बात करूं आपके रिपोर्ट वाले एरियाज के, तो रिपोर्ट वाले जितने स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके शुरू वाले सारे स्टैंडर्ड्स के साथ जाके लिंक होता है। क्यों? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऑब्टेन द एविडेंस टू फॉर्म एन ओपिनियन। ओपिनियन फॉर्म करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए बैकवर्ड लेके चलना है। आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए, ऑडिट एविडेंस के ऊपर एज 500 है, क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, प्लानिंग इशू है, एज 200 सीरीज में चले जाओ। कोड ऑफ एथिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से लिंक करनी है, उसके साथ जाके लिंक होती है। तो हर एक एरिया एक से ज्यादा एरियाज के साथ जाके लिंक होता है। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हमने अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि हम अपने मल्टीपल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकें। अभी रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लानिंग के अंदर बताएं क्या कंसिडरेशन रखी जाएगी, कोई डिजास्टर से रिलेटेड एक इशू था। एनीवे मैं यहां पे अभी डिस्कस आप लोगों के साथ नहीं करना चाह रहा, लेकिन वहां बताना चाहता हूं कि बच्चों ने क्या किया, वहां पे एक एक एरिया से आंसर किया। सिर्फ किसी ने उसको सिर्फ गोइंग कंसर्न से लिंक किया, किसी ने उसको रिपोर्ट से लिंक कर लिया, किसी ने उसको किसी और चीज से लिंक कर लिया, किसी एक बच्चे ने मल्टीपल फैक्टर्स के साथ उसको लिंक नहीं किया। अब जब एग्जामिनर का सोल्यूशन आएगा, कमेंट्स आएंगे, तो कहेगा जी बच्चों ने इसको किसी एक एरिया के साथ लिंक कर लिया था, बाकी एरिया के साथ लिंक नहीं किया, तो इसलिए जनाब पेपर में बच्चे फेल हो गए।
तो लिंकिंग ऑफ द क्वेश्चन विद मल्टीपल इश्यूज, विद मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विद मल्टीपल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इज वेरी नेसेसरी। तो जब हम अपनी प्रैक्टिस क्लास में करेंगे तो हम इन चीजों को साथ लिंक करके चलेंगे। हम देखेंगे कि हम लिंक किस तरह से बनाते हैं चीजों का। सिनेरियो अगर दिखाऊंगा आपको, एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो बिल्डिंग करेंगे, सिनेरियो बिल्डिंग के ऊपर बताएंगे कि ये किस तरीके से चीजों को जाकर के लिंक करता है। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको बताते चलूं, जिस तरह रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन होता है, वो एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं है, वहां पे बिजनेस रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है और फिर बिजनेस रिस्क आपके ऑडिट रिस्क को जाके जनरेट करते हैं। आप पेपर में बैठे हुए आपने एक सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 है जी, अब कोविड-19 इज द बिजनेस रिस्क, उसके से बिजनेस बंद हो गया। अब अल्टीमेटली उसको अगर बैक डोर आप लेके चलना शुरू करेंगे, बैकवर्ड आप लेके चलना शुरू करेंगे, बिजनेस बंद हुआ, ऑपरेशन बंद हो गए, ऑपरेशन बंद हुए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हुई, कैश फ्लो खत्म हो गई, कैश फ्लो खत्म हुई, लिक्विडिटी का इशू आ गया, ना फर्दर सेल होगी, ना एग्जिस्टिंग डेटर से पैसे रिकवर होंगे, ना परचेज होगी, जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पड़ी है, ना सेल होगी, तो उसमें एनआरवी का रिस्क है, प्लांट चलेगा नहीं, ऑपरेशन बंद है ना कोविड की वजह से, प्लांट चलेगा नहीं, इंपेयरमेंट का रिस्क है। अगर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट पड़ा हुआ था, प्लांट बंद है, ऑपरेशन बंद है, कैश फ्लो नहीं आ रही, तो क्या होगा, आपका अल्टीमेटली डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकवरेबिलिटी भी नहीं हो सकेगी। कंपनी बंद हुई, गोइंग कंसर्न का इशू आ गया। देयर इज ओनली वन बिजनेस रिस्क, और एक बिजनेस रिस्क ने कितने ऑडिट रिस्क को जनरेट किया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस तरीके से चीजों को लिंक करके चाह रहे होंगे। हम देख रहे होंगे कि एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दूसरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ जाके किस तरह से लिंक होता है। आईज 510 ओपनिंग बैलेंस वाला आईज 710 के साथ जाके किस तरह से लिंक होता है, आईज 402 3402 के साथ जाके किस तरह से लिंक होता है। ये भी आप लोगों को शायद अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही होगी इन स्टैंडर्ड्स के जो मैं नाम ले रहा हूं। तो जब इंशाल्लाह हम क्लास में अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो आपको ये चीजें उसमें इंशाल्लाह नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली जी प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो अल्टीमेटली पास इंशाल्लाह होना आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है, अनलेस अनटिल आप कोई और फैक्टर की वजह से पेपर पास नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली पेपर पास होना इज लिंक्ड विद ऑल अदर स्ट्रेटजीज। जब आप इन स्ट्रेटजीज को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर आपका पास हो जाएगा। तो ये हमारी एक जनरल अप्रोच थी जी, जो हम अपने सिलेबस को किस तरीके से लेके चल रहे होंगे, क्या क्या फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करेंगे, स्ट्रेटजीज हमारी क्या होंगी, पेपर को हम पास करने के लिए क्या क्या काम कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर एक हमारी जेनेरिक डिस्कशन हो गई है। लिमिटेशन ऑफ टाइम की वजह से मेरा ख्याल है इसको हम मतलब जब हम आगे फर्दर अपने लेक्चर्स लेके चल रहे होंगे तो उसमें ये इन चीज़ों की इंप्लीमेंटेशन आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रही होगी, क्योंकि हमने डे 1 के ऊपर ही सारा जो है ना वो लेक्चर ख़त्म नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक इसके लिए इनफ है जी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।